गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 23 अप्रैल 2021 है और दिन है फ्राइडे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स के बारे में। वी हैव सम फाइनेंशियल न्यूज़ एज वेल। हमारे टेबल के ऊपर 4 टॉपिक्स हैं। एक कोविड के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, एक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, एक जुडिशरी, खास करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जजेस की अपॉइंटमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ MCQs। डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। या फिर आप हमारी वेबसाइट दैट इज़ studiiq.com इसको भी विजिट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये 2 सोर्स नंबर 1 इज़ मोबाइल ऐप, नंबर 2 इज़ हमारी वेबसाइट। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और फ्री में आप ये PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। आज की पहली जो खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब एक हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं और ये मीटिंग जो है ये हमारे देश में कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा वे सारे राज्य जिसमें कोविड-19 के बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो उन केसेस वाले राज्यों के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंटरैक्ट करने वाले हैं। सेकंड खबर जो है इट इज़ अबाउट IRDAI। आई एम श्योर आपको IRDAI के बारे में पता होगा कि हमारे देश का इंश्योरेंस रेगुलेटर है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके ऊपर नज़र रखने वाली अगर कोई बॉडी है तो दैट इज़ IRDAI। जैसे बैंक्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नज़र रखती हैं, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर इंश्योरेंस रेगुलेटर हमारे देश में जो है दैट इज़ IRDAI। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने IRDAI को ये कहा है कि आप मेक श्योर करें कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं जिनके पास इंश्योरेंस हैं तो उनका जो इंश्योरेंस है, उनका जो ये कैशलेस ट्रीटमेंट जो है उसका ऑथोराइजेशन एज सून एज पॉसिबल उनको मिल जाए ताकि ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मूव। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि वे सारे लोग जो दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इंजेक्शंस का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी। मेरा मानना है कि दूसरे राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सारे हमारे राज्यों में ये सिचुएशन है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक में मिल रही हैं, तो वे सारे लोग जो ऐसे समय में पैसे बना रहे हैं, गलत तरीके से जो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे देश में आज तक 13.53 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में यह तय किया है कि अब रोड शोज़, पदयात्रा और व्हीकल रैलीज जो हैं वो कम्प्लीटली बंद होगी। इसके ऊपर बैन लगा दिया है। आई थिंक ये जो डिसीजन है वो सही डिसीजन है, लेकिन डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि ये एक लेट डिसीजन भी है। ये डिसीजन थोड़ा पहले लेने की आवश्यकता थी। एनीवे, moving on to next item, Prime Minister Modi announces India-US partnership on clean energy and climate change. दोनों देश इंडिया और USA मिलकर क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में काम करेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट कोविड-19 पेशेंट्स। जो एडल्ट कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको लेकर एक नई क्लिनिकल गाइडलाइंस जो हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इश्यू की है। कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं। Government says SII has not contracted all its production of COVID vaccine to center till 25th May। कल हमने बात की थी, मैंने आपको विस्तार से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि 50% जितनी खबर ये आ रही थी कि
SII जितना भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन करेगी, ये सारा का सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. दैट इज़ नॉट राइट. कल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बाकी का 50% जो है वो मार्केट में SII जो है वो बेच पाएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स खरीदे या फिर प्राइवेट प्लेयर्स. पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो विशाखापट्टनम से मुंबई की तरफ कल रात को रवाना हुई. Government working hard for better coordination between states, hospitals, suppliers of oxygen and vaccines to match demand supply. ये कहा है सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा कि सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है ताकि अलग अलग राज्यों और सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, राज्यों के बीच में, हॉस्पिटल्स के बीच में, ऑक्सीजन सप्लायर्स और वैक्सीन सप्लायर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे. इसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत मेहनत कर रही है. USA ने ये कहा है कि जो गरीब देश हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, इन देशों में क्लाइमेट फाइनेंस को USA और ज़्यादा बूस्ट करेगा ताकि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल कर सकें. तो दिस इज़ ए गुड अनाउंसमेंट. ये एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है USA की तरफ से. बट अनाउंसमेंट इज़ नॉट इनफ. इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि USA ने ऐसे अनाउंसमेंट्स पास्ट में भी किए हैं, लेकिन टाइम पर पैसे रिलीज़ या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो USA ने नहीं किया है. एक बहुत ही दुखद खबर कल आई थी कि इंडोनेशियन सबमरीन जो हैं, एक पनडुब्बी जो हैं इंडोनेशिया की, वो कहीं पर लापता हो गई थी और उसको ढूंढने का जो एक पूरा मिशन है वो बहुत ही एक्टिवली चल रहा है. और भारत ने एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है वो प्रोवाइड किया है टू सपोर्ट इंडोनेशिया टू फाइंड दिस सबमरीन. वर्ल्ड बैंक $250 मिलियन बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा ताकि कोविड पेंडेमिक रिकवरी और जॉब्स जनरेट की जा सके. नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसने पहली बार मार्स के ऊपर वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है. तो दिस इज़ ए फर्स्ट स्टेप. इससे शायद ये एक पहली ऐसी ईंट रखी गई है कि भविष्य में, पता नहीं कब, लेकिन भविष्य में मे बी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मार्स जो एक प्लैनेट है, मंगल ग्रह जो है, उसके ऊपर भी शिफ्ट हो पाएंगे, माइग्रेट हो पाएंगे. और आसियान मीटिंग जो है, इस मीटिंग को अटेंड करेंगे जो जकार्ता में होने वाली है, जकार्ता इंडोनेशिया. तो वहाँ पर म्यांमार के आर्मी चीफ जो हैं वो इस आसियान मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं. अब फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा लोगों को हायर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है. खास करके जो डिलीवरी पर्सोनल हैं उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. बहुत सारे लोग जो हैं वो सिक कॉल कर रहे हैं. सिक कॉल यानी कि उनकी तबीयत ख़राब है, ऐसे कॉल्स करके वो काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज कोविड-19 का कहर चल रहा है. बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी हेल्थ को रिस्क पर रखें. ये भी सिचुएशन हो सकती हैं. ये भी रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है. और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि डिमांड जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स की वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी दुकानें भी बंद हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर के बाहर कदम रखना नहीं चाहते हैं. एक इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक आज मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज के ऊपर देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए. तो थैंक्स टू ET ग्राफिक, इकोनॉमिक टाइम्स की जो टीम है वो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बनाती है. एज यू कैन सी, ऑक्सीजन क्राइसिस, की नंबर्स और फैक्ट्स. करंट प्रोडक्शन कितना है हमारे देश में? 7,800 मिलियन टन पर डे. डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन 5,500 मिलियन पर डे. रीसेंट कैपेसिटी एडिशन, रिसेंटली हमने कितने मिलियन टन की कैपेसिटी को ऐड किया है? 800 to 1,000 मिलियन टन. इंडस्ट्री ने 2,000 मिलियन टन पर डे ऐड किया है. और गवर्नमेंट एस्टिमेट फॉर मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई इज 6,042 मिलियन टन पर डे. तो नेशनली अगर देखें तो ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है. जो करंट प्रोडक्शन है और जो डिमांड है, आप देखें तो हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है. बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इज़ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन.
क्योंकि कुछ राज्य ऐसे जैसे कि दिल्ली, फिर आप महाराष्ट्र देखें, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटका, तो ये सारी जगहों पर बिग डेफिसिट है, यहाँ पर शॉर्टेज है। और केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सरप्लस है। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सबसे बड़ा इश्यू है, और सबसे ज़्यादा डिमांड नॉर्थ और वेस्ट रीजन से आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो साउथ और ईस्ट में हो रहा है। और अब हमें चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो हम राइट प्रॉपर ये डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है उसको इक्विलिब्रियम पर ले जाए, कि प्रॉपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ताकि बहुत सारे परिवार बहुत सारी जानों को बचा सकें। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन इंपोर्ट्स की जाएगी उनको जल्द से जल्द एक क्लियरेंस दिया जाएगा। रशिया ने एक ऑफ़र की है कि वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो हैं वो भारत को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, और इनके इंपोर्ट्स जो हैं वो आने वाले 15 दिनों में इनकी शुरुआत हो जाएगी। और जो फिच रेटिंग्स हैं, फिच रेटिंग ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है इसको BBB कैटेगरी में रखा है, और कहा है कि ये जो सेकंड वेव है, ये फिर से कोरोना वायरस के केसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसकी वजह से एक बड़ा रिस्क जो है वो भारत फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड मनी एंड फाइनेंस। अब ओपिनियन एडिटोरियल्स की बात करते हैं। आज का पहला जो आर्टिकल है, डिसेंट इनटू डिसइल्यूजनमेंट एंड कैओस। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एज ए कंसर्न्ड सिटीज़न, मास्क पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता भी है, लेकिन मास्क एटिकेट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। मेक श्योर कि आप जो मास्क आपने पहना है तो उसको यहाँ से टच ना करें। कई लोग क्या करते हैं, आई विल जस्ट शो इट टू यू, मास्क को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। डोंट डू दैट। आपके हाथ अगर कहीं पर टच हो गए हैं तो आपका मास्क भी इन्फेक्ट हो सकता है। उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उसको यूज़ करें, एडजस्ट करने के लिए स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करें। जो उसकी एक स्ट्रिंग है, या फिर अगर आप दूसरे किसी मास्क, तो मेक श्योर आप एडजस्ट करने के लिए ये वाला पोर्शन यूज़ करें, ये वाले पोर्शन को टच ना करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग अबाउट मास्क एटिकेट। एक छोटी सी बोतल, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है फॉर वट एवर रीज़न, तो एक छोटी सी सैनिटाइज़र की बोतल आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ को छूते हैं, या फिर लेट्स से एवरी हाफ एन आवर, आप अपने आँख, कान, नाक को टच करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। खाने पीने से पहले ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपने अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोए हैं। और पूरा दिन अगर आप बाहर रहते हैं तो व्हेन यू कम होम, तो मेक श्योर यू टेक ए शावर, आप नहा लीजिए, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो ये चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नाउ ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जो है इज़ दिस वन: मेडिसिन एंड सोशल साइंस आर टू एसेंशियल पिलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ में मेडिसिन के साथ साथ जो सामाजिक विज्ञान है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। कैसे, हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, 20 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने देश को एड्रेस किया, इज़न्ट इट। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की। उन सारी बातों में हम नहीं जा रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने मास्क पहना था? द आंसर इज़ नो। ऑफ कोर्स, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो छोटा सा एक स्टूडियो है, तो यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं आता है, राइट। आई एम दी ओनली पर्सन कमिंग हियर। बाहर से कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर आने वाला, तो ये एक सेफ जगह है। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक आई एम टॉकिंग विथ यू गाइज इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। पॉसिबली एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब के, आई एम नॉट ए पब्लिक फिगर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे देश के, वो अगर देश को एड्रेस कर रहे हैं और वो खुद अगर मास्क नहीं पहनेंगे, चाहे वो जिस जगह पे होंगे, आई एम श्योर
जहाँ से जिस रूम से उन्होंने एड्रेस किया है देश को, वो पूरा सैनिटाइज हो गया होगा, स्टेरिलाइज कर दिया होगा उस पूरे कमरे को। ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे और आपको पता है, जो देखने वाला व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, मोदी साहब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे पहनने की क्या आवश्यकता है। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स जो हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, राइट। अब ये सारे लोग इतने ताकतवर हैं कि शायद उनको इस बारे में पता ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग इन लोगों को देखकर उनकी जो स्टाइल है, उनका जो रहने का तरीका है, उसको फॉलो करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक साइंस भी है इसका, इसको कहते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, इज़न्ट इट, दैट इज़ कॉल्ड मिमेटिक्स। कि विचार जो हैं, ये विचार जो हैं या फिर आपकी जो स्टाइल है, वो बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं जब आप पब्लिक फिगर होते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि, और ऐसा नहीं कि हमारे देश में, दूसरे देश के लोग भी फॉलो करते हैं, बट यू विल नेवर नो अबाउट इट। तो व्हेन यू आर ए पब्लिक फिगर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ें करें जो आप दूसरों को बता रहे हैं। Public representatives failing at crucial public messaging by not wearing masks themselves. हाल ही में 5 एक राज्य में तो चल रही है चुनाव की सिचुएशन, राइट। ये इलेक्शंस चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा हमने देखा आसाम में, देन वी सो इलेक्शन इन केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो ये 5 जगहों पर, और सिर्फ ये पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा गया है कि वो मास्क नहीं पहनते हैं। तो जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, खास करके पॉलिटिशियंस, हमारे एमपीज़, एमएलएज़ जब मास्क नहीं पहनते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी उनको देखकर वही चीज़ करते हैं। मुंबई में ऐसा हुआ कि सरकार ने आदेश दिया था उससे पहले, वहाँ के कुछ एरिया में जो लोकल पुलिस हैं, उन्होंने कुछ स्टोर्स जो हैं उनको बंद करवा दिया। उनको कह दिया कि आपकी जो आवर्स हैं, लिमिटिंग ऑपरेटिंग आवर्स तय कर दी। खुद ही पुलिस ने तय कर लिया कि आप 10 बजे से 2 बजे तक ही दुकान खोल पाएंगे, उसके बाद आपको दुकान बंद रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया, ऐसा हमें लगता है। बट ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमें अच्छा लगे, लेकिन जब हम इस चीज़ को सोशल साइंस और वन मोर थिंग जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये मास्क सेलिब्रिटीज़ नहीं पहनते हैं या फिर पब्लिक फिगर नहीं पहनते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस सोशल साइंस। हाँ, सामाजिक विज्ञान जो है उसका पार्ट है, ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो जब दुकानों के आवर्स को लिमिटेड कर दिया, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, बट ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होती है। लोग एक साथ, मुझे आज भी याद है गुजरात में अहमदाबाद में जब ये लॉकडाउन जब लास्ट ईयर लगा था, फिर लॉकडाउन खुल गया और उसके बाद जब थोड़े केसेस बढ़ने लगे, तो ये अफवाहें फैलने लगी कि फिर से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उस टाइम पर कितने सारे लोग जो हैं वो घर के बाहर निकल गए और वो दुकानों में बाहर लाइन में खड़े थे चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो ये ओवर क्राउडिंग भी होती है, और ऐसी ओवर क्राउडिंग में नॉन कंप्लायंस भी हो जाता है। लोग मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग चला जाता है। एक और एग्जांपल याद दिलाना चाहूँगा, जब लॉकडाउन के टाइम पर जब शराब की दुकानें जो हैं वो खोली गई थी, तो वहाँ पर भी हमें ये नॉन कंप्लायंस देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को एक लंबी कतार में एक टोकन लेने के लिए खड़ा रहना पड़ रहा है। अब यही चीज़ आप ऑनलाइन भी, एक आपका टोकन, ई टोकन भी सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। जिनके पास लेट्स से किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को यूज़ करना नहीं आता है, तो वो किसी को भी कॉल करके बता दे कि भाई ये मेरा आधार नंबर है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरा एक टोकन बुक करवा दीजिए। तो उस टाइम पर आप जाए और उस टाइम पर आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी। और हो ये रहा है कि कुछ ऐसी जगहों पर वेल कनेक्टेड लोग जो हैं वो पूरी लाइन को बाईपास करके उनको वैक्सीनेशन दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेंडेमिक फैटीग का एक प्योर एग्जांपल हैं। चाहे पब्लिक हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस हो, हर जगह पर एक थकान हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे थकान से हम इस कोविड-19 को हरा नहीं पाएंगे। वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सटल नज। जैसे हमने देखा था कि कैसे दुकानों के बाहर ऐसे राउंड्स किए जा रहे थे कि लोग जो हैं वो उन राउंड्स में खड़े रहते हैं, वन बाय वन वहाँ पर जाते हैं। अब आप देखिए वो सारे राउंड्स बहुत सारी जगहों पर चले गए हैं। तो दिस इज़ द टाइम हम फिर से उन राउंड्स को करें।
सोसाइटीज़ जो हैं उनको लॉक किया जा रहा था, अब नहीं हो रहा है. यू नेवर नो कि किसको कोविड है. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस फैटीग. थक चुकी है सरकार या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और लोग भी. तो दिस इज़ द टाइम यू नीड टू मोटिवेट पीपल. उनको कहना है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है. किसी भी जंग में, किसी भी आंदोलन में ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे. आप देखिए गांधी जी के जो आंदोलन थे तो अपने पीक पर जाते थे, फिर से वो थोड़े टाइम के लिए डाउन हो जाते हैं, फिर से कुछ नई चीज़ आती थी, फिर से. तो ऐसे कंसिस्टेंटली वेव्स जो हैं वो आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी. वेव्स ऑफ स्ट्रगल, वेव्स ऑफ फाइट. तो बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को नज करना, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम. तो ये दो चीज़ें, आपकी दवाई और आपका सोशल साइंस जब मिलके काम करेगा तब आपको रिजल्ट मिलेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल. अब हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो हैं, दिस वन इज़ अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेट्स से स्टडी IQ इज़ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स. ये आर्टिकल स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए है. तो ई लर्निंग को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन ई लर्निंग हर जगह पर करने की कोशिश की जा रही है. हर स्कूल, ट्यूशन्स ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, इसको कहीं पर भी देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया टू चेक कि इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल रहा है. एग्ज़ाम्स की भी जो क्रेडिबिलिटी है वो लगभग चली गई है, और हर जगह पर माइंडलेसली ऑनलाइन लर्निंग को जोर दिया जा रहा है. अब हमारे देश में कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 50% है. आज भी 50% जितनी भारत की पॉपुलेशन के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है. एजुकेटर और टीचर्स जो हैं और स्टूडेंट्स की बात करें, आप देश में हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टीचर्स, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स को पुअर कनेक्टिविटी का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, लेकिन वहाँ पर परिवारों के पास या फिर टीचर्स के पास या फिर स्टूडेंट्स के पास जो है वो डिवाइसेस नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है. तो वो ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर यह दिया गया है कि हमारे देश में प्रसार भारती जो हैं, ये रेडियो और टेलीविज़न दोनों को संभालती हैं. राइट. आकाशवाणी या फिर ऑल इंडिया रेडियो जो हैं, ऑल इंडिया रेडियो के 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं जो 92% हमारे कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं और 99.19% पॉपुलेशन को कवर करते हैं. दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन जो है वो टेलीविज़न, ऑनलाइन और मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पूरे देश में संभालता है. 34 सैटेलाइट चैनल्स हैं, 17 वेल इक्विप्ड स्टूडियोज़ हैं राज्यों के कैपिटल्स में, और 49 स्टूडियो सेंटर्स हैं अलग अलग शहरों में. तो अगर ऑल इंडिया रेडियो और DD जो हैं, ये एजुकेशन, जो उनके प्रसार भारती एक्ट में एक 3 फंक्शन में से जो एक फंक्शन है दैट इज़ एजुकेशन, तो ये दोनों एजेंसीज जो हैं AIR और DD को अगर हम एजुकेशन के फील्ड में ऑन बोर्ड लाएं, राइट, और हम लेट्स से जो 10th, 11th और 12th के एजुकेशनल क्लासेस जो हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने की शुरुआत करें, उसमें 4:1 के रेशियो में कि 4 घंटे रेडियो और 1 घंटे TV के ऊपर प्रोग्राम. वे सारी चीज़ें जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी हैं, जो दिखानी हैं, जो दिखानी पड़ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को, फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा को आप TV पर दिखाइए. बाकी की चीज़ें जो सुनकर भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनको रेडियो पर किया जा सकता है. राइट. और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो टीचर प्लानिंग के तौर पर काम कर सकते हैं. टीचर्स कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसका प्लानिंग किया जा सकता है. फिर एक मास्टर ट्रेनर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो टीचर्स को ट्रेन करें, और कोई टीचर स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हैं, कोई प्रोग्रामर का काम कर सकते हैं, कोई होस्ट का काम करेंगे. तो ऐसी पूरी टीम्स बनेगी तो वी कैन कैटर टू एवरी स्टूडेंट इन आवर कंट्री. सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम कैटर कर पाएंगे. और जिन जगहों पर लेट्स से कि रेडियो की कनेक्टिविटी कम है, तो हमारे जो FM स्टेशंस है, डिजिटल रेडियो स्पॉनिंग FM स्टेशंस, तो ये FM स्टेशंस का भी इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं. और लास्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहें कि कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट यूसेज के लिए कुछ आवर्स जो हैं वो फ्री इंटरनेट यूसेज की फैसिलिटी दी जाए. तो ये भी किया जा सकता है. तो बाकी के जो भी इसमें बच जाते हैं, रेडियो और टेलीविज़न के बाहर कोई हैं, तो उनको फ्री इंटरनेट के माध्यम से भी हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया इस आर्टिकल में दिया गया है. जजेस प्रो टेम,
सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, और ये प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज़ अबाउट आर्टिकल 224A। अभी इसके ऊपर भी आऊँगा, बट लेट्स सी के ये है क्या। तो एक डोरमेंट प्रोविज़न है, एक ऐसा ही पड़ा हुआ प्रोविज़न था जिसका वैसे एक्टिवली हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता होती है यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ इट। The Supreme Court's decision to invoke a dormant provision in the Constitution to clear the way for appointment of retired judges as as ad hoc judges to clear the mounting areas in various high courts is an indictment of the extraordinary delay in filling up judicial vacancies. सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो डोरमेंट प्रोविज़न है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कुछ हाई कोर्ट्स में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको वापस, जब जजेस कहें कि हाँ मैं फिर से काम करने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे रिटायर्ड जजेस को वापस हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा फॉर सम टाइम, ताकि ये जो पुराने केसेस हैं उनको हम डील कर सकें, वैकेंसीज के साथ डील कर सकें। लेकिन ये डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट लेती है तो इसका ये भी इंडिकेशन है कि जजेस की वैकेंसीज हैं और इसकी अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिल रहा है। अब ये डिले कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हैं, वॉट एवर इट इज़, यहाँ पर वी आर नॉट प्लेइंग ब्लेम गेम, लेकिन ये डिले तो हैं, और ये ना तो किसी एक पार्टी का फॉल्ट है, ना तो जुडिशरी का फॉल्ट है, ना तो सिर्फ सरकार का फॉल्ट है। ये हमारे देश का इश्यू है, और इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी को, दोनों को एज ए कंट्री, एज इस देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स के तौर पर सोचकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म थिंग। अब ये जो आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 224A, और इसमें ये है कि इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स बेस्ड ऑन देयर कंसेंट यानी कि अगर हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हैं और वो फिर से जज बनने के लिए तैयार हैं, तो फिर एड हॉक यानी कि इमरजेंसी बेसिस पर, टेम्पररी बेसिस पर उनको अपॉइंट किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े साहब ने ये कहा है, द चैलेंज ऑफ माउंटिंग एरियाज एंड एग्जिस्टिंग वैकेंसीज रिक्वायर रिकोर्स टू आर्टिकल 224 है। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से केसेस पेंडिंग हैं और जिस प्रकार से वैकेंसीज जो हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 224A को रीएक्टिवेट करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की तो 57 लाख केसेस पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट की वैकेंसीज लगभग 40% जितनी हैं। हमारे देश की 5 हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें 50 जो टोटल केसेस हैं उसके 54% केसेस जो हैं वो सिर्फ 5 हाई कोर्ट्स में हैं। और एक दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मद्रास हाई कोर्ट में 7% जितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन वहाँ पर 5.8 लाख केसेस पेंडिंग हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर 44 जितनी पोस्ट जो है वो 44% जितनी, नॉट 44% पोस्ट जो है वो वेकेंट है, खाली जगह हैं, लेकिन वहाँ पर पेंडिंग केसेस 2.7 लाख हैं। तो ये थोड़ा आंकड़ा जो है ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि कई जगह पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं लेकिन केसेस कम हैं, और कई जगह पर वैकेंसीज कम हैं तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोर्ट ने इस टाइम पर यह कहा है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं गाइडलाइंस के तौर पर डायरेक्टिंग पॉइंट्स दिए हैं कि जब वैकेंसीज जो हैं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेट्स से 100 जजेस की स्ट्रेंथ है, तो अगर 20% 20 या फिर 20% से ज़्यादा जजेस की वैकेंसीज होगी तो ऑटोमेटिकली ये 224A को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर केसेस की बात करें तो 5 साल पुराने केसेस का बैकलॉग 10% से ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुछ खास कैटेगरी के केसेस जो हैं वो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, तो ऐसे टाइम पर यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल 224A। बेंच ने यह भी कहा है कि जो करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है तो उसमें इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि जजेस जो है कॉलेजियम नाम सेलेक्ट करके सरकार को देती है, सरकार सारी चीज़ें चेक करके फिर कॉलेजियम के पास ये नाम भेजती है। तो ये जो A to B और B to A की जो प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। बट वॉट एवर इट इज़ राइट, द टाइम इज़ राइट। अब सरकार ने भी इस 224A का अपोज नहीं किया है, क्योंकि वैकेंसीज हैं, केसेस पेंडिंग हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसका सॉल्यूशन यही है कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन गुड है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है परमानेंट सिचुएशन यही होनी चाहिए कि A to B और B to A वाली जो प्रोसेस है ये जल्द से जल्द और फास्ट हो। ग्रीन एंड रॉ
ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको एक इट्स लाइक ए स्पेशल कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स को जब एस्टैब्लिश किया गया तो यही एक आइडिया था कि कुछ खास प्रकार के जो केसेस हैं, लेट्स से कि कुछ पैसों के साथ जुड़े हुए केसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जज की एक्सपर्टीज़ उसमें होगी। तो कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स जो हैं, लेट्स से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एनवायरनमेंट, डेडिकेटेड एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स यहाँ पर पहुँचते हैं, केसेस यहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जो जजेस हैं, जो एडजुडिकेटर्स हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ये एक्सपर्ट हों उनकी इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये था आइडिया, ताकि एक स्पेशलाइजेशन, एक एक्सपर्टीज़ का हम फ़ायदा उठा सकें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, एक्सेसिबल जस्टिस डिलीवरी कर सकें। तो यही एक विचार से ट्रिब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अब ये जो एक केस सामने आया है वो ये है कि एक IAS ऑफिसर थे गिरिजा विद्यानाथन, और गिरिजा विद्यानाथन जो हैं वो एक्सपर्ट मेंबर इन द सदर्न बेंच ऑफ NGT, उनको अपॉइंट किया गया था। तो इसको मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जो कोर्ट है उन्होंने इनिशियली इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर एक इंटरिम स्टे लगाया, लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इनएलिजिबल नहीं है। उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि उनके पास 5 सालों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एनवायरमेंटल मैटर्स को उन्होंने हैंडल किया है, इसके अलावा जो 2 क्राइटेरियाज थे इस एक्ट में, ट्रिब्यूनल के एक्ट में, कि आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये था उनके पास, या आपके पास मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट हो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, या फिर 15 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज थे वो उन्होंने फुलफ़िल किए हैं। और दूसरा जो एक पॉइंट है, 2 जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास इस पर्टिकुलर, लेट्स से एनवायरनमेंट की बात है, तो एनवायरनमेंट, खास एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स को आपने अगर डील किया है तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है राइट बैलेंस होना चाहिए। अब ये जो एक्स IAS ऑफिसर गिरिजा विद्यानाथन की बात करें तो उनके पास ये एक्सपीरियंस हैं, और एक स्टे लगा दिया था। लेकिन क्योंकि हम ये ट्रिब्यूनल्स को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि हम एक्सपर्ट, जो एक एक्सपर्टीज़ हैं, उन एक्सपर्टीज़ का लाभ उठा सकें। जो जज हैं उनकी एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं, तो उनका लाभ उठा सके, तो इसीलिए इनको खास करके हमने गठित किया था। और कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया है। तो ऐसे जब केसेस आएंगे कि आपने किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, फिर उनके ऊपर केस हुआ और किसी ने एक चैलेंज किया उन अपॉइंटमेंट को, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि सरकार जो है वो क्लैरिटी के साथ, कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट, जो एक्स ब्यूरोक्रेट है, उनको ऐसी बेंचेस के ऊपर आप बिठाना चाहते हैं, या फिर अगर वो एलिजिबल हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट के साथ जुड़े हुए जो क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, ताकि एक बार कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाए तो वो पूरी फ़िल्टर या फिर पूरी वो प्रोसेस में से गुजर कर वहाँ पर पहुँचे, और एक बार वहाँ पर पहुँच जाए तो फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट डिलीवर कर सकें। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स हैं गुजरात, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, और लास्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में एक राज्य ने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एर्गोन जैसे मटेरियल को कैरी करने वाले व्हीकल्स को एम्बुलेंस का स्टेटस ग्रांट किया है, तो ये राज्य का नाम बताइए। फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा ने एक श्राइन जो है वहाँ पर रिलीजियस ऑफरिंग की, तो ये टोक्यो में ये श्राइन है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, खास करके चाइना और कोरिया जो है वो इसको कंट्रोवर्शियल श्राइन मानते हैं। तो ये श्राइन का नाम क्या है, और हमारे देश की एक बहुत ही नामी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, तो हीरो मोटोकॉर्प ने एक ताइवानीज़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप का ऐलान किया है, और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की फील्ड में आगे काम करेंगे। तो इस ताइवानीज़ कंपनी का नाम बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।